हेलो एवरीवन, इट इज़ इंडीड इंस्पायरिंग टू सी यू बैक अगेन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओन क्लाउड के बारे में। जिस तरीके से आपने गूगल ड्राइव यूज़ किया होगा या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज़ किया होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं ओन क्लाउड के थ्रू। तो आइए हम देखते हैं हाउ कैन वी वर्क विद ओन क्लाउड। So here you can see सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन है। So I have one virtual machine जिसके साथ मैं काम करूंगा और इसको मैंने इसकी कॉपी बनाई है, तो I'm just clicking on I copied it. So let me open this particular virtual machine और इसे हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं जिससे कि हमें कंप्लीट फुल स्क्रीन में दिखाई दे। ये वर्चुअल मशीन में हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है इसका नाम है CentOS, विच इज वेरी सिमिलर टू रेड हैट। ये बिल्कुल रेड हैट के सिमिलर है। तो जो भी रेड हैट के कमांड्स होते हैं, आरपीएम बेस्ड पैकेजेस होते हैं, वो इसमें ठीक से चलते हैं। अब मिनिमल इंस्टॉलेशन होने की वजह से इसमें केवल हमारे पास में ब्लैक टर्मिनल है, तो केवल वो ही हमें दिखाई देगा, उसी पे हमें काम करना होगा। तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब देखिए यहाँ पे ये हमसे लॉगिन मांगने लगा। अब लॉगिन से पहले मैं यहाँ पे एक बार व्यू में जाऊंगा और व्यू में जा करके यहाँ पे, तो मैं इधर इसे थोड़ा सा स्ट्रेस कर देंगे जिससे कि जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी बेटर हो जाए। तो लेट मी टाइप द यूजर नेम एज रूट एंड पासवर्ड एज रूट। तो जो रूट है ये हमारा एडमिन यूजर है एंड देयरफॉर हम एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहे हैं जिससे कि हमारे पास सारी की सारी प्रिविलेजेस हैं। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो हियर इज द डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये टेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन है। अब हम ऑन क्लाउड इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने वर्जन 10 लिखा है, पर मैं वर्जन यहाँ पे हटा देता हूँ। हम बेसिकली वर्जन 10 को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कोई ओल्डर वर्जन बेसिकली इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें इंस्टॉल करना है वो है लैम्प सर्वर। हम लैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लैम्प बेसिकली मतलब होता है लिनक्स। ए फॉर अपाचे, अपाचे का जो सर्वर होता है HTTPD सर्वर। देन M इज फॉर माई सीक्वल और मारिया डीबी एंड P इज फॉर PHP। तो लैम्प सर्वर जो है ये हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम yum इंस्टॉल HTTPD टूल्स ये हम इंस्टॉल करेंगे। बट इससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास IP स्पेस ADDR IP एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी IP एड्रेस अप नहीं है, मतलब IP एड्रेस नहीं मिला है। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे NMCLI मतलब नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस कॉन शो करेंगे। और यहाँ पे जो डिवाइस नेम है मेरे पास में आप देख सकते हैं, द डिवाइस नेम विच वी हैव इट्स नेम इज ENS33। तो ENS33 डिवाइस नेम है। तो मैं यहाँ पर NMCLI कॉन अब ENS33 इस तरीके से मैं इस डिवाइस को अप कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं IP स्पेस ADDR चेक करूं तो मेरे पास IP आ गया है 192.168.145.160। So this is the IP address which I have got, 192.168.145.160। तो ये मेरा IP एड्रेस है। अब हम इसके ऊपर आगे काम करना शुरू करेंगे। तो पहली कमांड है yum install HTTPD एंड देन स्पेस डालना है HTTPD tools। तो ये दो चीजें हमें इंस्टॉल करनी है। तो आप टाइप कर सकते हैं yum install HTTPD एंड स्पेस करके HTTPD-TOOLS tools। हालांकि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप काम कर सकते हैं। अब ये मुझसे पूछेगा थोड़ी देर में कि मैं पैकेजेस इतने सारे इंस्टॉल करूं या नहीं करूं। तो मैं वहां पे यस और यस इस तरीके से मैं इसको रिवर्ट करते रहूंगा, बोलते रहूंगा, तो ये इंस्टॉल करते रहेगा। अब ये जो अभी सर्वर इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, इसका पर्पस क्या है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सर्वर इंस्टॉल हो रहा है इसका क्या पर्पस है। हम कोई भी वेबसाइट अगर देखें तो उस वेबसाइट को ब्राउजर में देखने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहाँ पे हम ब्राउजर में हैं और यहाँ पे अगर मैंने एक वेबसाइट ओपन की, तो ये वेबसाइट मैंने ओपन की, तो इस वेबसाइट को ओपन करने में किसका हाथ है, ये कैसे ओपन हो गई? तो हमें समझना पड़ेगा कि बैकएंड में क्या चल रहा है। एक बैकएंड है जहां पर सर्वर है
जो कि जैसे HTTPD सर्वर अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में इस तरीके का सर्वर है। और अब ये सर्वर को हमने सारी की सारी फाइल्स इसके फोल्डर में डाल दी, एक फोल्डर में सारी फाइल्स डाल दी, और हमने इस सर्वर को ऑन कर दिया। अब जैसे ये सर्वर ऑन हुआ, इसने बेसिकली इन सभी फाइल्स को कहाँ पे, ब्राउजर में जो है ओपन होने लायक बना दिया। बहुत ही सिंपल भाषा में हम बात करें, लेमैन्स लैंग्वेज, तो ये सर्वर क्या कर रहा है, इन सभी फाइल्स को एज ए वेब पेज ब्राउजर में ओपन करने की एबिलिटी दे रहा है। ओके, किसकी वजह से हो रहा है, HTTPD सर्वर की वजह से हो रहा है। फिर अगर इन फाइल्स में कहीं डेटाबेस के साथ कनेक्शन है, तो हम माई एसक्यूएल या फिर मारिया डीबी हम इंस्टॉल करके रखेंगे, तो जो यहाँ दिख रहा है उसका कनेक्शन वहां से भी स्टैब्लिश हो जाएगा, उस माई सीक्वल सर्वर या मारिया डीबी सर्वर से भी इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो चलिए अभी हम चलते हैं और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 84% जो है सेटअप हो चुका है हमारे HTTPD सर्वर का। सो लेट मी क्लियर माय स्क्रीन नाउ, और अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप ये होने के बाद में यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हैं और लाइव स्क्रीन पर भी आउटपुट देख रहे हैं। तो हम सिस्टम CTL enable HTTPD करेंगे, फिर सिस्टम CTL start HTTPD करेंगे, एंड सिस्टम CTL status HTTPD करेंगे। तो पहली कमांड enable है। enable जो है इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरी मशीन स्टार्ट होगी, उसके स्टार्ट होने के साथ ही मेरी HTTPD सर्विस जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। तो ये enable का मतलब है। और फिर उसके बाद हमने लिखा सिस्टम CTL start HTTPD। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसी मोमेंट पे HTTPD सर्विस को स्टार्ट किया जाए। और एक बार अगर वो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, इससे हम चेक कर पा रहे हैं कि वाकई वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो ये तीनों की तीनों कमांड्स में एक साथ जो है कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और इन कमांड्स को मैं आई विल टेक इट देयर, मैं इनको यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये 88% हुआ है। जैसे ही ये खत्म होगा, मैं ऊपर यहाँ पे एडिट में जाऊंगा और मैं पेस्ट में जाऊंगा, तो ये सारी की सारी कमांड्स जो है यहाँ पे वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी HTTPD सर्विस अभी इंस्टॉल हो रही है। तो इनेबल कमांड से क्या होना चाहिए, इनेबल कमांड से हमारी सर्विस जो है बूट टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए, और स्टार्ट से हमारी सर्विस अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और स्टेटस पे उसमें दिखाना चाहिए एक्टिव। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जगह स्टेटस भी होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये है एक्टिव स्टेटस। तो इस तरीके से एक्टिव हमें दिखाई देना चाहिए कि वो रन हो रही है सर्विस। जब ऐसे एक बार हो जाएगा कि भाई हमारा HTTPD बिल्कुल काम करने लगा, now to make your pages available to the public you will have to edit your firewall rules। अब फायरवॉल क्या होते हैं, फायरवॉल एक तरीके से सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको फायरवॉल रूल्स को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि HTTP भी और HTTPS भी जो रिक्वेस्ट आती हैं वो बेसिकली हमारी इनेबल हो जाए और हमारे पेजेस जो है वो दिखाई दें। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड्स हैं, फायरवॉल CMD परमानेंट हाइफन हाइफन जोन इज इक्वल टू पब्लिक add service HTTP and similar way add service HTTPS, एंड देन फायरवॉल को हम रीलोड कर देंगे, जैसे कि वो इन इफेक्ट आ जाए, रीलोड कर देंगे। तो ये हमारा अगला स्टेप रहेगा, और इसका आउटपुट भी यहाँ पे सक्सेस 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 इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। और फिर हम एक बार टेस्ट करके भी देख लेंगे, एको हेलो देयर अपाचे वेब सर्वर इज नाउ रनिंग। तो हम एक बार टेस्ट करके भी देख लेंगे कि भाई हमारे वेब पेज में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और जब भी हमें लगेगा कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो इस HTTPD सर्विस को हम रीस्टार्ट कर दिया करेंगे, और हम ब्राउजर में जाके IP एड्रेस डाल के फिर चेक करेंगे कि क्या जो हमने ये एको इस index.html में इंसर्ट की है, इज इट एक्चुअली वर्किंग और नॉट। तो अभी हम वापस चलते हैं और हम अभी इन तीन कमांड्स को जो है रन करेंगे। तो यहाँ पे अभी 94% हो चुका है। we'll have to wait for some time by the time it gets over। तो अभी हम ओन क्लाउड के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अब
हमने देखा कि जैसे गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव में आप एक अकाउंट बनाते हैं और अपनी फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में आप शेयर पे क्लिक करके उसे किसी और यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। वो दूसरा यूजर जो है लॉगिन करने के बाद में जो फाइल आपने शेयर की है उसे यूज कर सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही फीचर यहाँ पर भी है। आप बेसिकली कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं और उस फाइल को बेसिकली आप किसी दूसरे यूजर के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पूरा सेटअप आप ही कर रहे हैं, तो इसमें एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि एडमिन एक्सेस भी आपके पास होगा। किसी भी यूजर का डेटा जो है वो मैनेज करना वो भी आपके पास होगा, बट एथिक्स के अनुसार नहीं करना चाहिए। किसी भी यूजर को डिलीट करना या रिमूव करना आपके हाथ में होगा। कोई भी नया यूजर क्रिएट करना ये भी आपके हाथ में होगा। तो इसकी जो एप्लीकेशन है ऑन क्लाउड की वो कुछ ऐसी है कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप एक सर्वर बना सकते हैं जहाँ पे सबका डेटा रहा करेगा ऑर्गेनाइज्ड वे में। और क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम एक ही फाइल को कॉपी पेस्ट करके बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। उससे बेहतर है कि हम एक फाइल बना करके इस क्लाउड के सर्वर में डाल दें और उसे हर एक यूजर एक्सेस कर पाए। So this will be a better way of handling the data and storing and managing the data. तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 ये सारे के सारे इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। और यहाँ पे फर्दर कुछ सेटअप के लिए ये मुझसे परमिशन मांग रहा है और मैं यहाँ पे यस कह रहा हूँ। अगेन कुछ सेटअप चल रहे हैं। तो जब जब भी आपको इस तरीके से पूछेगा इज दिस ओके और आप चाहते हैं उसे इंस्टॉल करना, तो आपने वहां पे वाई यानी कि यस लिखना है, नो नहीं लिखना। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है और ये मैं कमांड्स कॉपी कर ही चुका हूँ। तो अब मैं एडिट बटन पे जाऊंगा और वहां जाके मैं पेस्ट करूंगा। तो वन बाय वन आप देख रहे हैं सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हुए और एग्जीक्यूट होकर के यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि जो स्टेटस है एचटीटीपीडी का वो एक्टिव है और रनिंग है। सो दिस इज गुड इनफ। तो हमारी एचटीटीपीडी सर्विस का काम हो चुका है, सही से हो चुका है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फायरवॉल सीएमडी। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि अब हम फायरवॉल्स की सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करेंगे जिससे कि हमारे वेब पेजेस पब्लिकली अवेलेबल हो। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे आई हैव टू कॉपी इट अगेन, तो इन्हें कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेट अस ट्राई टू पेस्ट इट। तो ये कमांड्स भी एक एक करके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये कमांड्स एग्जीक्यूट हुए और फायरवॉल सीएमडी रीलोड ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ लेट अस मूव अहेड और हम ये छोटी सी एक लाइन है, इस लाइन को हम बेसिकली डालेंगे। एको कमांड जो है वो क्या करती है, वो किसी भी फाइल को बिना ओपन किए हुए एक कंटेंट वहां पे बना के डाल देती है। तो ये जो हेलो देयर अपाचे वेब सर्वर इज नाउ रनिंग, ये हमने where www html के अंदर एक index.html है उसमें ऐड कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा httpd सर्विस को। सो सिस्टम ctl restart restart and we will restart this particular service of httpd। इसे रीस्टार्ट कर देते हैं। अब रीस्टार्ट करने के बाद में अब आप एक ब्राउजर में जाकर के वहां पे अपना आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चूज करूंगा क्रोम ब्राउजर को और यहाँ पर आईपी एड्रेस डाला जा सकता है। तो आईपी एड्रेस डालने के लिए एक बार हम यहाँ पे आई एफ या फिर आई पी ए डी डी आर, इससे हम आईपी एड्रेस पता कर लेते हैं 192.168.145.160। तो 145.160 है, 192.168.145.160। तो ये बेसिकली आईपी एड्रेस है। वन एक बार चेक कर लेते हैं 145.160। ओके एंटर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो देयर अपाचे वेब सर्वर इज नाउ रनिंग। तो यानी कि अपाचे वेब सर्वर अब ठीक तरीके से चल रहा है क्योंकि हमें वही स्टेटस यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक काम तो हमारा पूरा हुआ। अगला जो काम है वो है हमारा पीएचपी इंस्टॉल करने का। अब देखिए यहाँ पे डीएनएफ मॉड्यूल लिस्ट पीएचपी। अब हो सकता है अगर ये कमांड हम चलाएं डीएनएफ मॉड्यूल लिस्ट पीएचपी तो शायद ये कमांड ना चले। तो देखिए अब यहाँ पे आई एम ट्राइंग कि मैं इस कमांड को चलाऊं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया
तो ये कह रहा है डीएनएफ नॉट फाउंड, तो इसलिए आप क्या करेंगे, yum install इंस्टॉल डीएनएफ, आप डीएनएफ को ही इंस्टॉल कर लेंगे। तो यस करूंगा मैं और डीएनएफ इंस्टॉल कर लूंगा। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद में फिर मैं डीएनएफ वाले कमांड्स यूज कर सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई पैकेज अगर नहीं काम कर रहा है तो कहीं वो अनइंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो चेक कर लीजिए। अब डीएनएफ मॉड्यूल लिस्ट पीएचपी किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ आउटपुट हमें देगा। So it is basically working on CentOS 7 base, CentOS 7 updates, and let's see ये क्या आउटपुट हमें देता है। तब तक के लिए meanwhile let us go back to the documentation। तो अब यहाँ पे हम basically DNF module PHP ये करने जा रहे हैं, और इसके थ्रू क्या होता है that we will be able to see। Okay, so let me go back, वापस चलते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि last minute expiration something something, okay, and no matching modules found। तो PHP का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। okay, there is nothing about PHP over here। तो यहाँ पे जो DNF मॉड्यूल इनेबल वगैरह करने को कहा गया है उसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें सिंपली PHP और PHP के रिलेटेड पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, विल हैव टू इंस्टॉल देम। तो हम यहाँ पे जाएंगे एडिट में और यहाँ से पेस्ट करेंगे, और ये पेस्ट करके आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन यहाँ पे सेटअप जो है वो शुरू हो गया। यू कैन सी दैट ऑल द सेटअप हैज बीन स्टार्टेड। अब इसमें काफी सारे मॉड्यूल्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे yum install -y php था, php zip, php intel, php mysql nd, php dom, php simple xml। तो php के बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पर हैं, और ये इंस्टॉल होने के बाद में php स्पेस -v से हम चेक कर पाएंगे कि php का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो अब यहाँ पे php-v करके हम चेक करते हैं, तो PHP 5.4 काफी पुराना PHP है, बट कोई बात नहीं, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक बार फिर से systemctl restart httpd कर लेते हैं। तो लेट मी रीस्टार्ट दैट, एडिट एंड पेस्ट। तो वो रीस्टार्ट हो गया। अब रीस्टार्ट होने के बाद में हम एक काम करेंगे, हम बेसिकली PHP की सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे कि PHP की जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम एक बार चेक करना चाहेंगे। तो वो चेक कैसे करेंगे, वो हम चेक करेंगे, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर लाइन को हम एक फाइल में डाल देंगे, info.php में डाल देंगे। और ये करने के बाद में अब अगर मैं info.php एज ए वेब पेज ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रोम के अंदर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और info डॉट php एंटर। तो अब देखिए PHP की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, और PHP वर्जन, सिस्टम कौन सा है, बिल्ड डेट क्या है, so every information is given here you can see। ओके, सो ये वेब पेज हमारा आया कौन सी कमांड से, अभी जो हमने यहाँ पे कमांड रन की, इस पर्टिकुलर कमांड से, एको कमांड से ये वेब पेज आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हमें MariaDB ये इंस्टॉल करना है। तो yum install MariaDB सर्वर। MariaDB इज अगेन अ फ्री वर्जन, जैसे SQL है बिल्कुल वैसे ही MariaDB एक फ्री वर्जन है। तो लेट अस इंस्टॉल MariaDB। अब देखिए MariaDB इंस्टॉल होने लगा, और यहाँ पे एग्जिटिंग विद यूजर कमांड, यहाँ पे कुछ एग्जिटिंग विद यूजर कमांड करके आ रहा है। yum load, यहाँ पे डाउनलोड साइज 33 was saved, return it with इतना। ओके, यहाँ पे तो एक बार फिर से हम इसे रन करते हैं। सो व्हाई इट इज गिविंग दैट थिंग, सो यस करते हैं, एंड यस। तो पिछली बार कॉपी पेस्ट करने में कुछ जो है एक एक्स्ट्रा एंटर आ गया होगा, इसलिए ऐसे इश्यूज आते रहते हैं। सो कॉपी पेस्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये इंस्टॉलेशन चल रहा है MariaDB का। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद अगेन हमें systemctl enable MariaDB, start MariaDB एंड status MariaDB, ये तीन चीजें हमें चाहिए। लेट अस टेक दैट। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल ही रहा है 38 39 पैकेजेस का, सो इट इज ऑलमोस्ट डन।
and now I'm putting here. Okay, तो अब आप देखेंगे कि it has basically executed all the commands and the my MariaDB service is also running. Okay, it's active and it's running. Fine, so this was our objective. ये हमारा objective था. अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब जो है MySQL Secure installation से शुरू करेंगे यहाँ से. तो let us start from here. हम edit में गए और paste किया और यहाँ पे set root password. I'm not setting the root password. Okay, new password blank blank. Okay, sorry you can't use. अच्छा अब तो use करना पड़ेगा तो उसे हम root root ही रख सकते हैं. Remove anonymous users, yes. Disallow remotely, no. Allow कीजिए. Remove test database, नहीं वो मत remove कीजिए. Reload privilege table for now. Then basically privilege tables को we can reload, yes कर सकते हैं. And इन सब settings के साथ में आप देख रहे हैं कि that particular MySQL has been installed. Okay, वो install हो गया है. अब और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम एक बार चेक करेंगे if it is working in this particular manner or not. तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे और we're able to see that it is actually working. Okay, enter password root. So you can see it is working. ये बिल्कुल काम कर रहा है. चलिए तो MySQL वाला स्टेप भी पूरा हो गया. ओके, अब आगे क्या? अब आगे जो है हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ऑन क्लाउड. तो इससे ऑन क्लाउड इंस्टॉल करने की पहले की चीजें हम कर रहे थे सारे. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज उसको एक्सपेक्टेशन होती है यम अपडेट करना. सो यस, सो लेट्स बेसिकली डू दैट. हम यम अपडेट कर देते हैं. ओके, तो ये बेसिकली सारे पैकेजेस लेके आएगा. ये बहुत बार टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी सारा समय ले लेता है. और कभी कभी अगर सब पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं और बार बार इसमें बेसिकली हम कमांड को रन कर रहे हैं तो जितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं उसके लिए तो कुछ नहीं होगा. जो इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल हो जाएंगे. कहीं कोई डिपेंडेंसी मतलब पैकेज की डिपेंडेंसी दूसरे पैकेज पे है तो थोड़े बहुत जो है उनके उन पैकेजेस के हिसाब से ये क्या करेगा, डिपेंडेंसीज को ढूंढेगा और उन्हें भी इंस्टॉल करेगा. तो ये एक अच्छी बात है कि ये अपने लगने वाली चीजों को ढूंढता है और उन्हें इंस्टॉल करने के रिकमेंडेशंस देता है. तो दिस इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है. चलिए यहाँ पे 177/200 ये अभी डाउनलोड हो रहा है. लेट इट गेट डाउनलोडेड. तो और हम वॉक थ्रू कर लेते हैं. तो ये अपडेट चल रहा है और अपडेट के बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में ऑन क्लाउड हमें एक्चुअल में डाउनलोड करना ही करना है. तो ये जो है हमारे पास में दिस इज यस, ये इसका लिंक कॉपी करते हैं और एक बार लिंक यहाँ पे पेस्ट करते हैं. तो ओल्डर वर्जन की तरफ ये लेके जा रहा है. तो ओल्डर वर्जन मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये देखिए. सो हेयर वी हैव द ओल्डर वर्जन. तो इसमें से हम एक रिलीज ले लेंगे. देखिए यहाँ पे काफी सारे रिलीज हैं. तो वी विल टेक वन ऑफ द रिलीजेस. हम एक रिलीज इसमें से लेंगे और हम एक ओल्डर रिलीज लेते हैं अभी 7.1 पर. ये वाला रिलीज लेते हैं. तो हमने ये रिलीज दिया. अब व्हाट विल हैपन टू हिम? ओके, तो यहाँ पे अब मुझे wget करके उसे डाउनलोड करवाना है. तो जब तक ये चल रहा है तब तक तो आई कांट डू एनीथिंग. सो आई कैन राइट इट समवेयर. तो उसे जो है मैं यहाँ पर ही तो wget. तो ये कमांड हमें पूरी लगी है उसे डाउनलोड करने के लिए. लेट मी कॉपी दिस कमांड. सो वील हैव टू वेट फॉर सम टाइम. थोड़ी देर हमें वेट करना होगा क्योंकि अभी 67th पैकेज पे है, 68th पैकेज पे है. So it takes time. So whenever you are doing some configuration, that time basically it is going to gain some more packages and get them installed over here. So let's wait for that thing. So here you can see that
almost all the packages have been installed, and cleanup activity is going on, and we are almost done. So once this will happen, the next thing would be, so we have just completed this particular part, that is updating your system. So further moving, what we will be able to do is we have to download the OwnCloud 7. This particular version we are downloading. This version is compatible with the PHP version which we have. Okay, that's why I'm basically working on this particular version. So once this cleanup activity is done, then what we will do, we will run this particular command. So wget command downloads a particular package. So the package name here is OwnCloud 7.0.15.tar.bz2. This is the package. So let me just copy this, and we will be downloading. You can directly download it by clicking on the link, or you can use the wget. Many a times in case of minimal versions, you will see that you don't have the wget package installed. So you may have to run a command, that is yum install wget first to get wget. Okay, that is a case many a times. After cleanup, it is running the verification also. I'm happy that it is running it so quickly, and we are done. So let me now go to edit button and paste the next command, and let us try to have this downloaded. So it says that wget command not found, and therefore I said yum install install wget wget we can run, and it will install that particular package. And after that, I can once again run this wget command. So you can see that it has started to download OwnCloud 7.0.15.tar.bz2. So it is a compressed format, and we will have to extract this particular file. And where do we need to extract it? We need to extract it in the folder. This is the folder var www.html. Okay, so let us do that particular part. So yum install bzip2, that we will do. That is optional because it must be already installed, but let us do follow that particular step. So here yum install we have done, and it says no such file or directory. No worries. We can simply do one thing. What we can do, first of all, I think this command is not properly run. So let me run it and press yes to that particular command. And for the second command, this one, we will just check tar-xvf, and yeah, so we have that particular file, enter. So it's working. So because the first command did not run properly, the second command was dependent on the results of the configurations of the first command, and therefore it was not working properly. So you need to be keen whenever you are doing some setup. You need to see that what output have you got, like whether the output you have got is an error or it is successfully done. So now in this particular case, it is extracting. After it has extracted, we have to make some permissions. So here you can see chown, we are changing the ownership. Chmod, we are changing the permission. So we will do these two steps of making the change. And here we are into edit section and paste. So yes, so you can see that we have made the necessary changes in the ownership and permission level. Now we need to log in into MySQL, and after that we have to create a database for OwnCloud. So let me log in into MySQL. So here, let me paste. It is asking for password. Password is root, and it has logged in into MariaDB. So MariaDB is a free version of MySQL. Let me put all the commands at one place, or one by one we can take. So create database OwnCloud DB. This is the first command we are running. And here you can see this command we have run, and it is successful.
Then next one is grant all privileges. So grant all privileges on onclouddb.star to oncloud user @ localhost identify by your option. Okay, so your option is basically password. So वहां पे हमें पासवर्ड डालना होगा. तो अगर मैं इसे ऐसे का ऐसा भी रन करता हूँ तो रन तो वो हो जाएगा, फिर उसका पासवर्ड योर पासवर्ड ही रह जाएगा. तो इसमें देखा आइडेंटिफाइड बाय योर पासवर्ड, सो इट हैज बिकम योर पासवर्ड ओनली. कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. फ्लश प्रिविलेजेस एंड एग्जिट अभी हमें करना है. सो FLUSH फ्लश PRIVILEGES flush privileges. Okay, and then EXIT exit. Done. तो इतना हमारा काम हो गया. हमारा MariaDB का भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, which is good. Now what else do we need to do? इसके अलावा अभी हमें क्या करना है? अब हमें बेसिकली फायरवॉल के बारे में ध्यान देना है. तो सबसे पहले हम ये फायरवॉल जो है इसमें इसमें देखेंगे, चेक करेंगे. So what we are doing, open the port in the firewall using following command. We will update the SLNX configuration file as well. उसे भी हम edit करेंगे. तो पहले let us execute this much. तो पहले ये execute कर लेते हैं. Okay, great, nice. Okay, so अब जो है set SLNX mode to permission, तो ये हम उसे permission बना देंगे. तो क्विक हम ये रन करते रहते हैं, समझते भी रहते हैं. तो परमिशन बना दिया, और परमिसिव बनाने के बाद में नेक्स्ट इज vi etc SLNX. So again we will put it over here, and here we have to change this SLNX is equal to enforcing to, we have to change this to permissive. This is the change we have to do, permissive, that's it. Okay, so we have changed SLNX and updated it to permissive. Then this one. So if SLNX is enabled and running, execute the command below directory. So ये उस permission के लिए हम basically यहाँ कह रहे हैं. तो let's have that. Okay. So let's execute. So here you can see that we have performed this particular setting. Now you can check. You can check by going into the browser. So let me basically check by going into the browser. Okay. So where is the browser? Yeah. So here, this one is awesomely. So here is the browser. So we just need to put oncloud ahead of it. So OWNCLOUD cloud, enter. So here, let us wait for a while and see what happens. So we should be able to see a home page screen. It says that site is not reachable. No worries, no worries. This happens many a times. So here it says yes, we can access, but we are not able to access. So what I will do is I will just make a restart of a service. Okay. So here I will do system ctl restart start system ctl restart. httpd enter. So httpd सर्वर को हमने रीस्टार्ट किया. एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे whether it is working or not. So here it's still not working. तो इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करके देखते हैं कि क्या कुछ और काम कर रहा है या कुछ भी काम नहीं कर रहा है. That is what we will see. So this one I am basically refreshing. Okay,
So here overall the site is not reachable. Okay, तो site अभी reachable नहीं है, which is fine. वो चलेगा अभी हमें. Okay. तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से जो हमारे फायरवॉल रूल्स थे एक बार जाएंगे और एक बार देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं हम. So control F, FIRE, firewall. Okay. तो ये एक बार हम फिर से रन करेंगे. या तो SC Linux में something has got changed. Permissive, PERMISSIVE, permissive. So things look all good. Nothing seems to be, went wrong kind of thing. Already enabled, reload success. Okay, great. So here we should get the success. Okay. So in the last steps, something happened. We need to just check that and let me make that particular correction. So what exactly happened? So we have restarted this. That is fine. Okay, SC Linux settings we have done, and then SC Linux is enabled and running. Execute the Apache web server. Yes, so let us run this particular command. We have run it, I think. Yeah, so let us just try once again. Paste and okay, it is done. So let us now give it a try. Okay, it's not working. Now the reason could be, we can check IP space ADDR. Yeah, so here you can see we are not able to get the IP. So nmcli con up. This is what we should do, ENS33. Enter. And now we are getting the IP address. Let us go back and let us check now. Load. And let's wait for a while. So here also, let me refresh. So 145, 192.168.145.160. So that's correct. That IP is correct. Okay, so now this page has come back. Let me reload this. This page has also come back. And let me basically have this. So here you can see that this own cloud page has also turned up. So if your IP address is down, that means your connectivity is down. You will not be able to access your web pages. So therefore, I just made them up. This is the first time you are setting this. So you can put your admin username and password. So I'm putting it as admin admin and admin admin, enter. So it's a weak password, but I have set it that way. So here you can see that for the first time it is asking me to save. I'm saying never. Welcome to OwnCloud, your personal web services, all your files, contacts, calendar, and more in one place. तो ये अवेलेबल है गूगल ऐप, डेस्कटॉप ऐप के थ्रू, गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, एप्पल प्ले स्टोर के थ्रू. तो अभी मैं ये इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी क्लोज कर रहा हूँ. तो ये हमारा एक ओन क्लाउड बन गया. ठीक है, इसमें आप कोई नया डेटा अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक कीजिए इस बटन से और आप यहाँ से कोई डेटा अपलोड कर सकते हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल लेट मी अपलोड अ सिंपल डॉक्यूमेंट. जैसे ये एक संस्कृत क्लास है, तो मैं संस्कृत क्लास के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहा हूँ. तो ये देखिए, आई हैव बीन एबल टू अपलोड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑफ संस्कृत क्लास. अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, फोल्डर और फ्रॉम लिंक इस तरीके से आप बना सकते हैं. तो मैं टेक्स्ट फाइल एक बनाऊंगा, HELLO hello.txt. देखिए hello.txt बन गया.
अब क्योंकि ये एडमिन यूजर है तो एडमिन यूजर के पास और भी राइट्स होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप एडमिन में जाइए और यहाँ पे यूजर्स के सेक्शन में जाइए, और इस यूजर्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एक यूजर कुशल क्रिएट किया, पासवर्ड भी मैंने जो है KUSHL कुशल ही डाल दिया और क्रिएट कर दिया। सो अब एक और यूजर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। और अब थोड़ा सा हम जैसे गूगल ड्राइव काम करती है वैसे कुछ ट्राई करके देखते हैं। अब इतना ही आईपी एड्रेस ऑन क्लाउड तक हम लेते हैं, लेट अस टेक ओनली दिस मच कॉपी, एंड इसे हम एक दूसरे किसी ब्राउजर में मौजिला फायरफॉक्स में एक बार ओपन करते हैं, और वहां पे हम कुशल का लॉगिन करेंगे, है ना। इस ब्राउजर में हमने दूसरा लॉगिन किया है तो वहां पे हम दूसरा लॉगिन करेंगे। तो लेट मी लॉग इन ओवर हेयर। तो ये देखिए ये ऑन क्लाउड अभी स्टार्ट हो रहा है दूसरे ब्राउजर में। तो KUSHAL कुशल, KUSHAL कुशल। तो यहाँ मैंने बेसिकली लॉगिन करने की कोशिश की। तो ये देखिए ये लॉगिन हो गया है, और अब ये भी मुझे वेलकम कर रहा है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज शेयर करता हूँ अपने दूसरे अकाउंट से। तो इस वाले अकाउंट से मैं यहाँ पे फाइल्स में चला जाता हूँ, और यस सो हेयर वी हैव द फाइल्स। और ये जो hello.txt है, इस hello.txt में कुछ लिख सकते हैं, HELLO हेलो, और इसे सेव कर सकते हैं और बैक करके। अब ये जो hello.txt है इसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। तो शेयर पे क्लिक किया, और इधर मुझे नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जो नाम है वो क्या है, वो है अभी ADMIN एडमिन। तो ये देखिए एडमिन ग्रुप या फिर एडमिन, ओके। तो ये जो है एडमिन ग्रुप को शेयर कर दिया गया है। और अब लेट अस गो टू दैट विंडो, अब दूसरी विंडो में चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ऐड किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए। तो शेयर्ड विद यू में जाते हैं, नो फाइल्स शेयर्ड विद अदर्स में नो फाइल्स। तो यहाँ पे अच्छा, तो एडमिन ग्रुप को ही शेयर किया ना, मुझे यहाँ से कुशल को शेयर करना चाहिए था। सो लेट मी शेयर NKUSHAL कुशल। तो कुशल को शेयर कर दिया, ये देखिए तो कुशल हैज बीन शेयर्ड। अब मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे एडिट एक्सेस भी मिला हुआ है। तो इट शुड बी हेयर, एंड इस पर क्लिक किया तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ गया, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एग्जैक्टली जैसे हमारा गूगल ड्राइव काम करता है वैसे ही ये काम कर रहा है। इंटरफेस भले ही थोड़ा बेसिक है पर इजी है, इजी टू हैंडल है। फाइल्स में जाएंगे, कुछ कैलेंडर एक्टिविटी करना है, कैलेंडर कैलेंडर पे क्लिक कीजिए और यू कैन बेसिकली प्लान समथिंग और सर्च समथिंग ऑन इट, ओके। फिर यहाँ पे आपके पास में एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट्स, कैलेंडर एंड पिक्चर्स, इस तरीके के हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पूरा का पूरा वीडियो फॉलो कीजिए और इसको कॉन्फ़िगर कीजिए सक्सेसफुली, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली डू इट, एंड इफ यू फेस एनी चैलेंज प्लीज राइट दोज एज वेल इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, और अगर किसी को इसकी जरूरत है तो उसे शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।